नमस्कार दोस्तों, के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया है, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो पहला है, राज्य के शासकीय कार्यों एवं कार्यालय में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य चिन्ह कहते हैं। तो पहला ये बन जाता है प्रश्न कि राज्य चिन्ह किसे कहा जाता है। तो किसी भी राज्य के शासकीय कार्यों एवं कार्यालय में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य चिन्ह कहा जाता है। अगला है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 3 पर्वतों की एक श्रृंखला है, जिसमें जो बीच की सबसे ऊंची चोटी है वो लाल रंग की है और उस पर अशोक की लाट अंकित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अशोक की लाट के नीचे मुंडको उपनिषद में, जो मुंडक उपनिषद है हमारा, उससे एक सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, वो उसके नीचे अंकित है और जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया शब्द है। अगला है कि उत्तराखंड राज्य चिन्ह 9 नवंबर 2000 को अपनाया गया था। तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड का राज्य चिन्ह कब अपनाया गया था। तो इसका उत्तर बन जाएगा 9 नवंबर वर्ष 2000 को। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, राज्य चिन्ह के बीच वाले सफेद भाग पर, जो राज्य का चिन्ह है हमारा, उसके जो सफेद भाग है उस पर नीले रंग की 4 जलधाराएं दर्शाई गई हैं और ये जो चारों जलधाराएं हैं, ये लहरें हैं, ये गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दर्शाती है। यानी कि जो राज्य चिन्ह है हमारा, उसका सफेद वाला जो पोर्शन है उस पर नीले रंग की 4 जलधाराएं अंकित की गई हैं और ये चारों जलधाराएं जो हैं ये गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दर्शाती हैं। तो ये हमारी राज्य चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला है राज्य पशु। तो पहला तथ्य है कि उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। तो उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग। और अगला ये बनता है कि कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है। तो इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। अगला तथ्य है, इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। तो प्रश्न ये बनता है कि राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उत्तर हो जाएगा इसका मास्कस काइसोगास्टर। अगला तथ्य है, यह मृग 3600 से 4400 मीटर यानी कि 15,000 फीट लगभग की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि कस्तूरी मृग किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो 3600 से 4400 मीटर के लगभग अगर मीटर में है, और फीट के हिसाब से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये मृग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है कि राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रजातियां। अगला तथ्य है, यह मृग फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा केदारनाथ में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग जो है कहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और केदारनाथ में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। तो जुगाली करने वाला मृग किसे कहा जाता है, कस्तूरी मृग को। अगला तथ्य है, इस मृग के सींग नहीं होते हैं तथा इनका रंग भूरा होता है, जिस पर काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है, भूरा होता है और इस पर काले और पीले रंग के धब्बे अथवा चकते पाए जाते हैं। अगला तथ्य है, इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग कितनी होती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका लगभग 20 वर्ष। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, कस्तूरी केवल नर मृग से ही प्राप्त होती है। कस्तूरी किस मृग से प्राप्त होती है, केवल नर प्रजाति के जो मृग हैं उनसे ही प्राप्त होती है
तथा प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर प्राप्त होती है और एक बार में 30 से 45 ग्राम तक की कस्तूरी ही एक मृग से प्राप्त होती है। अगला तथ्य है कस्तूरी का रासायनिक नाम मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल है और इसका जो प्रयोग है, इस कस्तूरी का प्रयोग जो है दमा, मिर्गी और जो हृदय संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनके उपचार के लिए, दवाई बनाने के लिए प्रयोग होता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है इसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और यह अपने निवास स्थान पर स्थायी रूप से रहता है और अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ता है। अगला तथ्य है इसका मुख्य भोजन केदारपति है और ये प्रश्न भी कई विगत परीक्षाओं में आ चुका है कि कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन या मुख्य भोजन क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केदारपति। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि 6 माह की होती है। अगला तथ्य है कस्तूरी मृग देश में उत्तराखंड के अतिरिक्त सिक्किम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अतिरिक्त किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो सिक्किम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है केदारनाथ वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न एक बनता है कि केदारनाथ वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 1972 में किसकी स्थापना की गई थी, तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी 1972 में। अगला तथ्य है वर्ष 1977 में बागेश्वर जनपद में मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसमें 2 प्रश्न हमारे कवर हो सकते हैं कि एक तो यह है कि मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर बन जाएगा इसका वर्ष 1977 में। और दूसरा ये बन सकता है प्रश्न कि मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र किस जनपद में स्थित है, तो तब इसका उत्तर हो जाएगा बागेश्वर जनपद में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है में सर्वाधिक संख्या में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न हमारे कवर हो सकते हैं कि अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि सर्वाधिक संख्या में कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो कस्तूरी मृग सर्वाधिक संख्या में अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वर्ष 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या बनेगा कि कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1982 में। और दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चमोली जिले में। अगला राज्य प्रतीक हमारा राज्य पक्षी। तो इसमें हम उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो पहला है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, जिसे हिमालय का मयूर या मोर भी कहा जाता है। तो इसमें हमारे 2 प्रश्न बनते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल, और मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है तथा इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी मोनाल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोफोफोरस इम्पिजेनस। अगला तथ्य है मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर बनेगा मन्याल या मुनाल। अगला है मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन आलू है। तो ये विगत कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है, तो इसका आंसर हो जाता है आलू।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, यह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो प्रश्न इसका ये बनता है कि मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो लगभग 2500 से 5000 मीटर के आसपास की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। अगला तथ्य है, मोनाल पक्षी केदार घाटी में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इसका प्रश्न इस तरह से बनेगा कि मोनाल पक्षी कहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं? तो आंसर बनेगा इसका केदार घाटी में। अगला है, मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते। ये एक खास विशेषता है मोनाल पक्षी की। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं और ये जो हैं चट्टानों और पेड़ों के छेद में रहते हैं, वहीं अपने अंडे देते हैं और वहीं अपना जो है जीवन यापन करते हैं। घोंसला नहीं बनाते हैं, चट्टानों या पेड़ों की छेद में ही रहते हैं। अगला है, मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित जीव घोषित किया गया है। तो इसका प्रश्न बनता है कि मोनाल को किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित जीव घोषित किया गया है? तो आंसर इसका बनेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसको संरक्षित जीव घोषित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड के अतिरिक्त मोनाल हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और असम और नेपाल में भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे देश के अंदर की बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और असम में, और इसके अलावा नेपाल में भी मोनाल पाए जाते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी तथा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। तो अगर हम ये प्रश्न करें कि उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल है, तो स्टेट के हिसाब से उसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। और अगर हम ये कहें कि किस देश का राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, मोनाल को नेपाल में डंगन, भूटान में बुप, कश्मीर में सुनाल, सिक्किम में चामदोंग तथा हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु कहा जाता है। तो ये कुछ इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि नेपाल में मोनाल को क्या किस नाम से पुकारा जाता है? तो नेपाल में मोनाल को डंकन कहा जाता है। इस तरह से एक दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भूटान में मोनाल को किस नाम से जाना जाता है? तो भूटान में मोनाल को बुप नाम से जाना जाता है। इसी तरह से कश्मीर में मोनाल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहा जाता है। और सिक्किम में मोनाल को क्या कहा जाता है? तो सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में मोनाल को नीले गुरु कहा जाता है। तो इस तरह से एक ही तथ्य के अंदर, एक ही फैक्ट के अंदर हमारे कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगला है हमारा राज्य पुष्प। तो इसमें हम राज्य पुष्प के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो पहला है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेलेटा है। सोसूरिया अबवेलेटा है। तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। और यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। तो ब्रह्मकमल किस कुल का पौधा है? तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। अगला है, स्थानीय भाषा में इसको कौल पद्म भी कहा जाता है। तो उसका प्रश्न ये भी बनता है कि ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कौल पद्म कहा जाता है। अगला तथ्य है, यह बैंगनी रंग का फूल होता है जो कि गुच्छे में खिलता है। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि ब्रह्मकमल का रंग क्या होता है? तो बैंगनी रंग का ये फूल होता है। अगला है, इसके खिलने का समय जुलाई से सितंबर के मध्य होता है तथा इस पर वर्ष में केवल एक ही पुष्प खिलता है और जो पुष्प खिलता है वो अर्धरात्रि के समय खिलता है। तो प्रश्न ये बनता है कि ब्रह्मकमल का खिलने का समय क्या है? तो इसका आंसर बन सकता है जुलाई से सितंबर के मध्य। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, ब्रह्मकमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। तो प्रश्न बनता है कि ब्रह्मकमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 70 से 80 सेंटीमीटर तक। अगला है, इसे हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। तो हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? ब्रह्मकमल को। अगला तथ्य है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है।
तो प्रश्न ये बनता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा सौगंधिक पुष्प। अगला तथ्य है संपूर्ण विश्व में ब्रह्मकमल की 210 तथा राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती है। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि ब्रह्मकमल की विश्व में संपूर्ण विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आंसर 210 हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि राज्य में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 24। अगला तथ्य है ब्रह्मकमल को हिमाचल, दूधा फूल, कश्मीर में गलगल कहा जाता है। तो ब्रह्मकमल को हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल और कश्मीर में गलगल कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला कहा जाता है। तो ब्रह्मकमल को नेपाल में क्या कहा जाता है? टोप गोला। अगला तथ्य है नंदा देवी का प्रिय फूल ब्रह्मकमल है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें कि नंदा देवी का प्रिय फूल क्या है? तो आंसर होगा इसका ब्रह्मकमल। तथा नंदा अष्टमी के दिन इस फूल को तोड़े जाने का विशेष महत्व है। अगला तथ्य है ब्रह्मकमल पिंडारी हिमनद यानी कि पिंडारी ग्लेशियर, केदारनाथ तथा फूलों की घाटी में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ब्रह्मकमल कहाँ जो हैं बहुतायत में पाए जाते हैं? तो पिंडारी हिमनद, केदारनाथ और फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। अगला है हमारा राज्य वृक्ष। तो पहला इसका तथ्य है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। तो प्रश्न ये है कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। अगला है बुरांस के वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और यह एक सदाबहार वृक्ष है। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि बुरांस का वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक। और बुरांस का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये एक सदाबहार प्रकार का वृक्ष है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है बुरांस का फूल हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड का राज्य पुष्प है। तो बुरांस का उत्तराखंड में बुरांस का क्या है? राज्य वृक्ष है, जबकि जो बुरांस का फूल होता है वो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। अगला है सफेद रंग के बुरांस लगभग 11000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला है बुरांस के फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल के मध्य में होता है। तो प्रश्न ये बनता है कि बुरांस के फूल के खिलने का समय कब होता है? तो आंसर इसका बन जाएगा फरवरी से अप्रैल के मध्य। अगला तथ्य है इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। तो बुरांस का जो वृक्ष है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। अगला तथ्य है नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बुरांस है। तो अगला इसका प्रश्न ये बनता है कि नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बुरांस है, जिसे वहाँ की भाषा में गुरांस कहा जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर बुरांस बोलते हैं तो वहाँ की भाषा में से गुरांस कहा जाता है, और जो ये गुरांस है या जिसे हम बुरांस के नाम से जानते हैं ये वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है नेपाल का। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है बुरांस के फूल में मिथेनॉल होता है जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभदायक होता है। तो बुरांस के फूल में मिथेनॉल होता है जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभदायक होता है। अगला तथ्य है यह एरिकेसाई कुल का वृक्ष है। तो प्रश्न ये बनता है कि बुरांस का जो वृक्ष है वो किस कुल का वृक्ष है? तो आंसर इसका बनेगा एरिकेसाई। अगला तथ्य है हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसो कहा जाता है, जबकि कन्नड़ भाषा में इसे बिल्ली कहा जाता है। तो जो ये बुरांस है जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है इसे वहाँ बुरांसो के नाम से जाना जाता है, और कन्नड़ भाषा में इसको बिल्ली भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है बुरांस के वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो प्रश्न इसका ये बन सकता है कि बुरांस के वृक्ष को किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अगला है हमारा राज्य तितली। तो राज्य तितली उत्तराखंड की क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो पहला है
कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया। तो इसमें हमारे दो क्वेश्चन कवर होते हैं कि उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है, तो उत्तर हो जाएगा कॉमन पिकॉक। और कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया, तो 7 नवंबर 2016 को इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड की जो राज्य तितली है कॉमन पिकॉक, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आंसर होगा हमारा पेपिलियो बाइनर। अगला तथ्य है, इसे टिमरू की पत्तियां खाना पसंद है तथा यह टिमरू के पेड़ पर ही अपने अंडे देती है। तो ये किसकी विशेषता है कि टिमरू की पत्तियां जो है खाना पसंद करती है और वहीं पर उसी पेड़ पर अपने अंडे वगैरह भी देती है। अगला तथ्य है, इसका जीवन काल 30 से 35 दिनों का होता है। तो प्रश्न ये बनता है कि जो कॉमन पिकॉक है उसका जीवन काल कितना होता है, तो 30 से 35 दिनों का, या सवा महीना भी हम कह सकते हैं इसको। अगला तथ्य है, लिम्का बुक ने वर्ष 1996 में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का दर्जा दिया था। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि लिम्का बुक ने किस वर्ष कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का दर्जा दिया था, तो इसका उत्तर बनेगा वर्ष 1996 में। अगला तथ्य है, यह हिमालय क्षेत्र में लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है और यह मार्च से अक्टूबर के बीच में दिखाई देती है। तो इसमें भी हमारे दो क्वेश्चन कवर होते हैं कि कॉमन पिकॉक लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा लगभग 7000 फीट पर। और यह जो है इसके दिखाई देने का समय क्या है, तो ये मार्च से अक्टूबर के बीच में दिखाई देती है। अगला तथ्य है, वर्ष 2016 में देहरादून के पास लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। तो इसका प्रश्न ये बनेगा कि बटरफ्लाई पार्क देहरादून में किस वर्ष खोला गया था, तो वर्ष 2016 में। अगला तथ्य है, इसका आकार 90 से 130 मिलीमीटर के लगभग होता है। तो प्रश्न बनेगा कि जो कॉमन पिकॉक है उसका आकार क्या होता है, तो 90 से 130 मिलीमीटर के लगभग होता है। अगला तथ्य है, तितली को प्रतीक चिन्ह बनाने वाला उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य है। तितली को प्रतीक चिन्ह बनाने वाला देश का प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, जिसने वर्ष 2015 में ब्लू मारमान को अपना राजकीय प्रतीक चिन्ह बनाया था। तो जो ये तितली है, तितली को अपना प्रतीक चिन्ह बनाने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, दूसरा। प्रथम राज्य कौन था, महाराष्ट्र। और क्या किस तितली को बनाया था उसने अपने राजकीय चिन्ह, तो वो थी ब्लू मारमान, वर्ष 2015 में। तो अगला है हमारा राज्य गीत। तो राज्य गीत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है, उत्तराखंड का राजकीय गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन है। तो प्रश्न है कि उत्तराखंड का राजकीय गीत क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। तो ये राजकीय गीत हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी रचना हेमंत बिष्ट के द्वारा की गई थी तथा 6 फरवरी 2016 को इसे राज्य गीत के रूप में अपनाया गया था। तो इस तथ्य के अंदर, इस फैक्ट के अंदर हमारे दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि उत्तराखंड का राजकीय गीत की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमंत बिष्ट के द्वारा। और दूसरा है कि उत्तराखंड का राज्य गीत कब राज्य गीत के रूप में अपनाया गया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा 6 फरवरी 2016 को। अगला तथ्य है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही थे और उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी थे। तो इसमें भी हमारे जो दो प्रश्न कवर हो रहे हैं कि एक तो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह बटोही। और राज्य गीत चयन समिति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी। अगला तथ्य है, इस गीत को प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला के द्वारा गाया गया था। और इसका अंतिम तथ्य है कि राज्य गीत की गायन अवधि कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 मिनट है। तो दोस्तों,
उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने इस वीडियो में संकलन करने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें इसी प्रकार से नए नए वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।